Hello my dear student, welcome to classification of elements and periodicity in properties from CBSE class 11 chemistry lecture number 4। आज का हमारे इस वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को स्टडी करना। हमारे सामने है मेंडलीव जी का पिक्चर। इनका पूरा नाम है दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, जो कि रशिया के मॉस्को में पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। आज इनके द्वारा इन्वेंट किए हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ने वाले हैं। इन्होंने सबसे पहले सक्सेसफुली क्लासिफाई करके दिखाया था 63 नोन एलिमेंट ऑफ दैट टाइम, जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड भी हुआ था। इन्हीं के साथ एक दूसरे साइंटिस्ट थे जो थे लूथर मेयर। इन्होंने भी सक्सेसफुली क्लासिफाई किया था, बट ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नहीं था। मे बी इसकी रीडेबिलिटी उतनी इजी नहीं थी जितनी दिमित्री के टेबुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट था। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे वो कौन सा आइडिया दिमित्री जी के माइंड को क्लिक किया और उन्होंने हमें ये टेबुलर फॉर्म में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट करके दिखाया। इसको हम आज के डेट में भी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इनके आइडिया को समझते हैं। तो इनका आइडिया था similarities on empirical formula and properties of compound formed by the elements। अब इसका मतलब क्या है? उस टाइम पे कितने एलिमेंट्स थे? 63 एलिमेंट्स को उन्होंने उठाया, उनके कंपाउंड्स को स्टडी किया और उन कंपाउंड्स के एम्पेरिकल फॉर्मूला के बीच में और उनके प्रॉपर्टीज के बीच में सिमिलरिटीज को फाइंड करने की कोशिश की और इसी सिमिलरिटीज की बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कर डाला। तो ये थी उनकी आइडिया। अब आते हैं उनके आइडिया को किस तरीके से उन्होंने प्रैक्टिकली अप्लाई किया। उन्होंने जितने भी नोन एलिमेंट थे जो कि 63 थे, उनके लिए फ्लैश कार्ड यूज किए। अब फ्लैश कार्ड क्या होते हैं? जैसे ताश के पत्ते होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, वैसे ही कार्ड होते हैं। उन कार्ड के एक फेस पे उन्होंने एलिमेंट लिखा, उसका रेस्पेक्टिव एटॉमिक मास लिखा और उस कार्ड के बैक साइड में उन्होंने क्या लिखा? उसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एज वेल एज फॉर्मूला। किसका? हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको आइडिया जब बता रही थी, मैंने क्या कहा था कि उन्होंने कंपाउंड्स की स्टडी की और उनके एम्पिरिकल फॉर्मूलाज के बीच में जो सिमिलरिटीज है एलिमेंट्स के, कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज और एम्पेरिकल फॉर्मूलाज के बीच में जो सिमिलरिटीज है उसी बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया। तो कौन से कंपाउंड उन्होंने यूज किए? हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड। इसके पीछे का रीजन है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऐसे दो एलिमेंट है जो हर किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन कर जाते हैं और कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो उन्होंने कार्ड के बैक साइड में इन्हीं कंपाउंड्स के, जो कि हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स है एलिमेंट्स के, उनके फॉर्मूला लिखे और एलिमेंट के प्रॉपर्टीज लिखे फ्लैश कार्ड के पीछे और फिर इनको एक बोर्ड में एक एक करके पिन करते गए, चिपकाते गए। जैसे कि मान लीजिए मैं बोरोन से स्टार्ट कर रही हूँ। उन्होंने एलिमेंट का नाम लिखा, एटॉमिक मास लिखा, फिर उन्होंने क्या किया? उस एलिमेंट के प्रॉपर्टीज लिखे और उसके बैक साइड में एलिमेंट का हाइड्राइड का एम्पेरिकल फॉर्मूला, एलिमेंट का ऑक्साइड का एम्पेरिकल फॉर्मूला। और इसी जो कंपाउंड्स के अगर दूसरे कोई ऐसे सिमिलर प्रॉपर्टी वाले कोई दूसरे कंपाउंड मिल रहे हैं मुझे इन 63 एलिमेंट्स को, उनके जस्ट नीचे डालते गए। अगर नहीं आ रहा है तो उसको सेपरेट कर दिया। जैसे कि कार्बन को मैंने सेपरेट कर दिया क्योंकि कार्बन के ऑक्साइड और हाइड्राइड के साथ बोरोन के हाइड्राइड ऑक्साइड मैच नहीं कर रहे। अगर मैच कर जाते तो इसको इसके नीचे डालते। इस तरीके से वो सारे एलिमेंट को एक एक करके बैठाते गए। और वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट खुद ब खुद सारे एलिमेंट इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में अरेंज भी हो गए। तो यहां से उन्होंने लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी हमें दिया। लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी के जरिए वो कहना चाहते हैं कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर हम एलिमेंट को अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में, तो जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं ना, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें सिमिलर दिखने लगेंगी। और ये जो रेगुलर इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज जो रिपीट हो रही है, इसी को क्या कहेंगे? पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। अब आ जाते हैं इस टेबल को थोड़ा एक बार देखिए। इसी टेबल के बारे में ही तो इस चैप्टर में
या फिर इस वीडियो लेक्चर में हमें पढ़ना है, चैप्टर में नहीं, चैप्टर में बहुत सारी और भी चीजें हैं, बट आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ना है। तो पहली नजर में क्या दिखता है कि एक टेबुलर फॉर्म में क्लासिफिकेशन है, कुछ कॉलम्स है, कुछ रोज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉलम्स है कितने हैं, कॉलम्स देखिए 8 कॉलम्स हैं, और 8 कॉलम में पहले जो 7 कॉलम है इसको सब कॉलम में डिवाइड किया गया, ए बी, लेकिन 8वें कॉलम में ऐसा कोई डिवीजन नहीं है। दूसरी बात देखिए, हर कॉलम के ऊपर एक जनरलाइज्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है। R2O, this is the oxide of the element and this is the hydride of the element which belongs to this group. और इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके सारे की प्रॉपर्टीज क्या होंगे, एक जैसे। इसी तरीके से वो बोर्ड पे जो मैं बता रही थी ना, ऐसे ही एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स और ऑक्साइड लिए, जिनके हाइड्राइड और ऑक्साइड की प्रॉपर्टी एक जैसी, उनको एक के नीचे डालते गए। जो मैच नहीं किया उसको बगल में डाल दिया। जैसे मैंने आपको बोरोन और कार्बन का दिखाया, बोरोन का देखिए फॉर्मूला और कार्बन का फॉर्मूला अलग है, तो दोनों का मैच भी नहीं करना बनता है, तो दोनों को अलग अलग कॉलम में डाला। लेकिन बोरोन से मैच किया एल्युमिनियम का, तो उसको उसके नीचे डाला। फिर अल्टीमेटली उन्होंने देखा कि सारे एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में खुद ब खुद अरेंज हो गए। तो इसी टेबल के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम समझेंगे। सिर्फ पहला चीज, ये पूरा पीरियोडिक टेबल बेस है एटॉमिक वेट पे। दूसरा, 63 एलिमेंट्स जो उस टाइम पे हमको पता था वो सारे सिस्टमेटिकली अरेंज हो गए। तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कितने रोज है, 7 रोज है। इनको हम क्या नाम देंगे, पीरियड्स, जो आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हम यूज करते हैं। दूसरी बात, चौथी बात, इसमें कॉलम्स को हम क्या कहेंगे, ग्रुप्स, जो आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हम यही कहते हैं। कितने हैं, 8। और मैंने आपको अभी अभी दिखाया अप टू 7 ग्रुप, हर ग्रुप ए और बी सब ग्रुप में डिवाइडेड है। तो ए ग्रुप में कौन से एलिमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और बी ग्रुप में कौन से एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से हैं, जो बड़े ही फेमस है, एस ब्लॉक वाले हैं, और जो पी ब्लॉक के जो ऊपर सेकेंड पीरियड में जो एलिमेंट्स आते हैं वो सारे आ जाएंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से आ जाएंगे, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स जो है। देखिए यहाँ पे देखिए ए में कौन से आ रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिड, ये सारे एस ब्लॉक है। फिर दूसरे में देखिए ए में मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये भी एस ब्लॉक के दूसरे ग्रुप से है। फिर देखिए बोरोन, एल्युमिनियम, ये सारे क्या है, सेकेंड पीरियड के जो फर्स्ट पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं वो। फिर देखिए कार्बन, सिलिकॉन, इस तरीके से। फिर देखिए बी में कौन आ रहे हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये सारे कौन से हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट है, यानी डी ब्लॉक। और देखिए यूट्रियम, लैंथेनाइड्स, ये सारे डी के बाद ही तो एफ ब्लॉक आता है, तो ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए। तो ये सारे बी में आएंगे। और क्या बातें हमने देखी, 8th ग्रुप वाले एलिमेंट जो है, 8th ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं, 8th ग्रुप में कोई सब ग्रुप नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, वहां पे टोटल 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट को 3-3 का ग्रुप बनाया गया है, और इन ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल मेटल ग्रुप्स। The element belong to the same group exhibit similar properties। यही तो था फंडा, कि जो एक जैसे सिमिलर वाले कंपाउंड्स हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के, उनको एक जगह इकट्ठे रख दो। फिर से देखिए, ये जो पूरा ग्रुप है, ग्रुप 1, इसमें सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक जैसी है, ऐसा मेंडलीफ जी का कहना था। इस तरीके से 8वें ग्रुप में आई है, यहाँ पे आपको 9 एलिमेंट देखने को मिलेगी। 8वें ग्रुप में कोई सब ग्रुप नहीं है, और 3-3 एलिमेंट का ग्रुपिंग है यहाँ पे। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। एक चीज मैं आपको थोड़ा आपके अटेंशन लेना चाहूंगी, यहाँ पे देखिए 2 हाइफन है, ये गैप्स है। अभी मैं आपको मेरिट्स पढ़ाऊंगी, ये वो गैप्स है, और यहाँ पर भी 2 गैप्स हैं। ये वो गैप्स है जो मेंडलीफ जी ने फ्यूचर के बारे में सोच के छोड़ के रखा था। उनको उम्मीद थी कि यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर हो सकता है। तो चलिए इनके मेरिट के बारे में भी समझते हैं। सबसे पहला मेरिट, इन्होंने सारे 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया। दूसरी, अभी जो बता रही थी आपको, जो प्रीवियस जब भी बता रही थी कि कुछ गैप्स उन्होंने छोड़ा, प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया, जो टेबल में जो गैप्स छोड़े हुए थे, इस उम्मीद से कि यहाँ पे फ्यूचर में
एलिमेंट्स जो डिस्कवर होंगे वो यहीं पे एडजस्ट होंगे, यानी वो सही सही प्रेडिक्शन कर चुके थे कुछ एलिमेंट्स का जो आज के टाइम में डिस्कवर हो चुका है, जैसे कि स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम एंड टेक्नेटियम। हाँ, उनको उन एलिमेंट का नाम नहीं पता था, पर उन्होंने कुछ नाम अपने हिसाब से भी सोच के रखा था। जैसे गैलियम के लिए उन्होंने कहा था इक्का एल्युमिनियम, क्योंकि गैलियम की जो जो प्रॉपर्टीज आज हमको देखने को मिल रही है वो प्रॉपर्टीज वो पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके थे, और वो प्रॉपर्टीज किससे मैच करती थी? एल्युमिनियम से। तो इसलिए उन्होंने इक्का एल्युमिनियम नाम रखा था गैलियम के लिए। उसी तरीके से स्कैंडियम किससे सिमिलर है? बोरोन से, तो इक्का बोरोन। टेक्नेटियम किससे सिमिलर है? मैंगनीज के साथ, तो इक्का मैंगनीज। ये नाम किसने रखा था? मेंडलीफ ने। और जर्मेनियम इक्का सिलिकॉन। ये एक पॉइंट हो गया। हाँ, थर्ड पॉइंट इज करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। खासकर देखिए, एटॉमिक वेट कैलकुलेट होता है वैलेंसी एंड इक्विवेलेंट वेट को मल्टीप्लाई करने से। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगी बेरिलियम का। बेरिलियम का आपका इक्विवेलेंट वेट होता है 4.5 और इसकी वैलेंसी मानी गई थी 3। तो इस हिसाब से इसकी एटॉमिक वेट कैलकुलेट होके आई थी 13.5, जो कि गलत है। बेरिलियम का सही वैलेंसी है 2, तो 2 के साथ 4.5 को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 9। और जैसे ही 9 आया, ये डोवेनियर ट्राइड में भी सही सही बैठने लगा, क्योंकि तब इसकी जो जगह थी लिथियम एंड बोरोन के बीच में आता है बेरिलियम। तो इनके बीच में बेरिलियम का जो वेट मास है, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट सही सही आ रहा था, क्योंकि लिथियम का होता है 7 और बोरोन का होता है 11। तो इनका अगर करें हम ट्राइड के हिसाब से, डोवेनियर ट्राइड क्या कहता है? फर्स्ट और लास्ट का सम करो, 7 + 11 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना होगा? 18। 18 बाय 2 कितना होता है? 9। यानी बेरिलियम का होना चाहिए 9, बट पहले कितना आ रहा था? 13.5। ये करेक्शन भी मेंडलीफ जी ने करके दिखाया था। अब आते हैं डीमेरिट्स। अब कहोगे कि इतनी सारी अच्छी बातें हैं तो कमियां क्या थी? भाई कमियां कुछ थी, इसी वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे हमें आनी पड़ी। तो वो कमियां क्या थी? सबसे पहली कमी थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। भाई ये कमी तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी है, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हैलोजन से भी मिलती है जो कि नॉन मेटल है, और एस ब्लॉक एलिमेंट से मिलती है जो कि प्योरली मेटल है। तो इसको कहाँ रखा जाए? ये एक प्रॉब्लम। दूसरी बात, आइसोटोप। जैसे कि देखिए, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है। आइसोटोप वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, और मेंडलीफ जी ने क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया? एटॉमिक मास पे। तो आइसोटोप को भी तो उनके पीरियोडिक टेबल में होना चाहिए, बट उनके पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप कहीं भी नहीं रखे गए। तीसरी चीज, सम डिसिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड, यानी अलग अलग टाइप के एलिमेंट को एक जगह रखा गया और एक जैसे एलिमेंट को अलग अलग कर दिया गया। ये मैं आपको टेबल में दिखाऊंगी। चौथी चीज है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 8। ग्रुप 8 में कोई सब ग्रुप नहीं है और 9 एलिमेंट को 3-3 के ग्रुप में रख दिया। ये भाई क्यों रखा? इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। पांचवा, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के लिए कोई सेपरेट पोजीशन उन्होंने नहीं की थी। और एक और ही बता दूं, उस टाइम तक नोबेल गैसेस का उतना पता नहीं चला था, इसलिए नोबेल गैसेस का भी कोई पोजीशन उनके टेबल पे नहीं था। चौथी 6 पॉइंट या फिर लास्ट पॉइंट कह लो जो इंपॉर्टेंट है, जो लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी उन्होंने दिया। पीरियोडिसिटी हो रही है, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज हो रही है, बट क्यों हो रही है? व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट? ये कॉज वो नहीं बता पाए। देखिए वापस से इस टेबल पे आइए। यहाँ पे जो मैं एक प्रॉपर्टी आपको बता रही थी कि सिमिलर एलिमेंट्स को अलग कर दिया गया और डिसिमिलर एलिमेंट को एक जगह कर दिया गया। जैसे कि देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। इनके साथ किसको ग्रुप कर दिया गया? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये सारे वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं, इनको कॉइनेज मेटल कहा जाता है। एक तरफ हाई रिएक्टिव, एक तरफ लो रिएक्टिव, इनको आप एक ग्रुप में कैसे डाल सकते हो? एक तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरा, एक जैसे को अलग अलग कर दिया, जैसे कॉपर और मरकरी, ये एक जैसे है
पर दोनों देखो अलग ग्रुप में, एक ग्रुप 1 में है, ग्रुप 2 में है। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव उन्होंने पूरे पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया था, लेकिन यहाँ पे टेलुरियम और आयोडीन का देखिए, टेलुरियम का 127 है, ये 126 है, तो ज्यादा किसका है, इसका। तो ये तो बाद में होना, ये तो आयोडीन पहले होना चाहिए, जिसका कम है वो पहले होगा, बड़ा वाला बाद में होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। एंड द फोर्थ थिंग इज कोबाल्ट एंड निकल। कोबाल्ट का देखिए कितना है, 58.93 एंड 58.73, सेम जो आयोडीन और टेलुरियम के साथ हुआ। कोबाल्ट को बाद में होना चाहिए था, निकल को पहले होना चाहिए था, ऐसा नहीं किया उन्होंने। तो इस तरीके से उन्होंने अपने ही रूल को ब्रेक किया, जहां पे उन्होंने कहा था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में मैं सबको अरेंज कर रहा हूं, पर कहीं कहीं उन्होंने स्वैपिंग कर दी, और डिसिमिलर एलिमेंट जैसे कि हाईली रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव को एक जगह रख दिया और एक जैसे को अलग कर दिया। और एक पॉइंट, लैंथेनाइड्स को जगह नहीं दी, नोबेल गैस देखिए कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए ये है अपडेटेड या फिर करेक्टेड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसमें सबसे पहले नीचे देखिए लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को जगह तो मिल गई, जीरो ग्रुप बना दिया गया जिसमें सारे नोबेल गैसेस को एडजस्ट कर दिया गया, बाकी अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, ठीक है। और जो नए डिस्कवर्ड एलिमेंट है उनको भी लिख दिया गया है, जैसे कि एल्युमिनियम के नीचे कौन है, इक्का एल्युमिनियम, जो कि आज के डेट में डिस्कवर हो चुका है गैलियम, राइट। तो ये हो गया हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में कंप्लीट डिस्कशन। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रिएक्शन ट्यूब। बाय फ्रॉम मोमित्रा चक्रवर्ती, सी यू, टाटा।